डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे नए स्टूडेंट हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बताना है कि ये एक छोटा सा प्रयास है जो नए 4 साल के अंडर ग्रेजुएट बीए ऑनर्स की कोर्स शुरू हुई है पूरे इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसका नाम है FYUGP, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्स हैं उसमें जो कोर पेपर है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। उससे कहते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर, DSC। DSC 1, 2 हम लोग कवर कर चुके हैं और 3 में हम लोग पहुंच गए हैं। 3 में यदि देखें तो एक आपको यूनिट 4 जो है वो है पीजेंट, ट्राइबल, वुमेन एंड वर्कर्स या लेबर क्लास मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। उसी सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, जिसको 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट इसमें कवर करने में बहुत लंबा हो जाता है ये वीडियो। तो हम किसान के जो मूवमेंट है पीजेंट या फार्मर मूवमेंट उसको इसमें देख रहे हैं, लेकिन दोनों को मिला जुला काफी चीजें इसमें भी रहेंगी। केवल जो कुछ ट्राइबल मूवमेंट के जो डिटेल हैं वो नेक्स्ट पार्ट में होगी। ऑफकोर्स ये कॉलोनियल इंडिया के बारे में है, ना कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जबकि पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट उसके बाद भी हुए हैं, खास करके पीजेंट मूवमेंट। अभी आपको पता है हाल में ही 1 साल से ज्यादा जो है किसान आंदोलन हुआ था नए फार्म बिल के अगेंस्ट में। तो उनको यदि हम छोड़ दें, हम उस पीरियड को लें जो कि कॉलोनियल इंडिया था, प्री इंडिपेंडेंस था, तो उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट पार्ट 1, कॉलोनियल इंडिया, DSC 3 न्यू FYUGP सिलेबस। आइए, जो हम लोग हमेशा करते हैं, सिचुएट करें इस वीडियो को ओवरऑल DSC 3 के सिलेबस में। हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म कर लिया है, कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इम्पैक्ट भी कर लिया है। जो 1857 की वॉर को मैंने पूरा किया है, इसको ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसको अभी छोड़ करके अभी मैंने इसको छोड़ दिया है और यूनिट 5 पे हम फोकस कर रहे हैं, सोशल मूवमेंट्स पे, जिसमें आज हम लोग पीजेंट ट्राइबल डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट 1-2 वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे वर्कर, वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट। अब इससे पहले कि हम लोग शुरू करें मेन डिस्कशन इस वीडियो की, आप सभी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, यदि उनको पता नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि एग्जाम गाइड में हर कोर पेपर के लिए मैंने निकाला था। ऑफ कोर्स ये 4 ईयर जब कोर्स आई तो मैंने सोचा था कि आपके लिए इसमें इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड DSC 3 जो कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म है उसके भी एग्जाम गाइड में निकाल पाऊंगा, बट सॉरी मैं नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर यू, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी UPT की गाइड, उसमें कोई भी तिनका बराबर भी चेंज नहीं है नए सिलेबस में, और वो गाइड मैंने 2022 में ही अपडेट किया है। तो आप उस गाइड का पूरा फायदा उठाएं। उसकी लिंक यहां दी गई है, एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, इवन 100 रुपए भी उसकी कीमत नहीं है, 80 रुपए भी नहीं है। तो आप इतने सस्ते दाम पे है, आप उसको खरीद सकते हैं। PDF वर्जन आप डाउनलोड करके इमीडिएट अभी तुरंत पढ़ सकते हैं। इसका जो क्लिकेबल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेरी सजेशन होगी कि आप लोग जरूर इस मेरे मेहनत का फायदा उठाएं और देखिए कि एग्जामिनेशन कितनी आपको हल्की लगेगी। एंड वंस अगेन सॉरी कि मैं IIPT और जो कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म है उसकी गाइड नहीं बना पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी जो वीडियोस हैं उससे आप एग्जामिनेशन आसानी से दे पाएंगे, अपने सेमेस्टर एग्जाम। अब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं शुरू। जो सोशल मूवमेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पहले सोशल मूवमेंट है क्या, इसको जरा देखिए। यदि इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो वो डिफाइन करते हैं किसी सोशल मूवमेंट को ए वैरायटी ऑफ कलेक्टिव अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ चेंज लाना चाहते हैं, और दूसरा है कि एक कलेक्टिव अटेम्प्ट है, एक आदमी का नहीं है, एक पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपल जब एक साथ ऐसा सोचते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और जब वो एक तरह से सड़क पे निकल आते हैं और कई तरीके से घेराव करना, नारा लगाना, सिट इन, धरना, सत्याग्रह और पोस्टर, बैनर, मीडिया के थ्रू बुलंद आवाज में नारे बुलंद करना, इन सब के थ्रू जब वो अपनी ग्रीवांस को सत्ता तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं बदलाव लाने की, तो इसको जो है हम सोशल मूवमेंट कहते हैं। यदि हम पॉल विल्किंसन के देखें, उन्होंने सोशल मूवमेंट पे बुक लिखा है, सोशल मूवमेंट नाम से ही।
तो उनका कहना है ए सोशल मूवमेंट इज ए डेलिबरेट कलेक्टिव इंडेवर। पहले देखिए, पहला तो है डेलिबरेट है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियस है कि लोग सड़क पे निकल आए, और कलेक्टिव है, अगेन कलेक्टिव दोनों जगह आता है। टू प्रमोट ए चेंज, वही बात है कि चेंज को लाना है, इन एनी डायरेक्शन एंड बाय एनी मींस। चेंज किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे किसान बिल को खत्म करना है, किसान बिल को लाना है, दोनों डायरेक्शन में, और किसी भी तरीके से हो सकता है, इवन वायलेंस भी हो सकता है, इलीगल मींस भी अपनाए जा सकते हैं सोशल मूवमेंट में, रिवोल्यूशनरी हो सकता है, और एक तरह से एक यूटोपियन, मतलब एक इमेजिन्ड कि ऐसा एक आइडियल कम्युनिटी बनाएंगे, उसमें भी लोग सोच सकते हैं कि हमारा कम्युनिटी ऐसा बनेगा। ये सोशल मूवमेंट है। इसके अलावा टॉक का यदि देखें तो वो कहते हैं ए सोशल मूवमेंट इज एन एफर्ट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगेन बहुत सारे लोग, टू सॉल्व कलेक्टिवली ए प्रॉब्लम दे फील दे शेयर इन कॉमन। तो जब बहुत लोग एक साथ सोचने लगते हैं कि हमारी ये समस्या है और हमें उस समस्या का समाधान चाहिए और उसके लिए कुछ बदलाव चाहिए, और जब ऐसा मिलकर के वो कलेक्टिवली अटेम्प्ट करते हैं तो वो सोशल मूवमेंट बदल जाता है। इन सब से आप समझ गए होंगे कि सोशल मूवमेंट क्या है, और समझने के लिए देखिए कि उसके क्या फीचर्स होते हैं, उससे भी आप समझ पाएंगे। पहला है कि कलेक्टिव एक्शन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। सब में तीनों डेफिनेशन में आया कलेक्टिव एक्शन है, और ये सस्टेन्ड है, ये नहीं कि एक दिन ऐसा हो गया स्पैरोडिक, नहीं, ये सस्टेन्ड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन थ्रू आइदर इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, या तो जैसे ऑल इंडिया किसान सभा है उस टाइप का, बीकेयू जैसे था भारतीय किसान यूनियन, उसके बैनर तले, या शेतकारी सभा, किसी भी हिंद मजदूर सभा के तहत, मतलब कोई या तो ऑर्गेनाइजेशन के तहत या ऐसे इनफॉर्मल, कोई जरूरी नहीं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सस्टेन्ड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन है, लगातार बहुत लोग एक साथ मोबिलाइज किए जाते हैं फॉर ए कॉमन कॉज, तब वो जो है सोशल मूवमेंट कहलाता है। ये डेलिब्रेट है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, सोची समझी होती है, इंटेंशनल होता है, एकदम बिल्कुल इंटेंशन क्लियर है कि हमको क्या चाहिए, और प्लान्ड होता है इन अकॉर्डेंस विद गोल एंड टारगेट इट एम्स टू अचीव। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चेंज रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक इशू एट हैंड। ऑलवेज जो है चेंज की तरफ होता है, किसी एक मुद्दे पर जो है वो चेंज चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट्स हैव सम आइडियोलॉजिकल बेस, ऑलवेज कोई ना कोई आइडियोलॉजी जरूर उसको बांधती है। द सोशल मूवमेंट हैज एन ऑर्गेनाइजेशन, जनरली उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत मजबूत हो चाहे कमजोर हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन तो जरूर होता है, कुछ लीडर होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, इस टाइप की होती है। आपने किसान आंदोलन में देखा होगा क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन थे और कौन उनके लीडर थे, कैसे वो डिसीजन लेते थे, लाइक दैट। Employing variety of tactics from peaceful to violent, ये भी हम लोगों ने किसान आंदोलन में देखा, पीसफुल भी था, कई जगह 26 जनवरी को वायलेंट हो गया था। इसके अलावा बहुत सारे टैक्टिक्स थे। एक टैक्टिक्स तो ये था कि गांव में जो पंचायत है उससे वो कनेक्टेड था, उससे उनको सस्टेनेंस एंड फोर्स मिलता था, वहां से रिसोर्सेज मिलता था। कई लोग जो है पंजाबी खास करके लंगर चलाते थे, तो उस तरीके से जो है उनको एक लार्जर सोशल बेस जो पंजाब में था उससे उनको समर्थन मिलता था, एंड लाइक दैट। और एक पॉलिटिकल नेचर होता है, कभी ये ए पॉलिटिकल नहीं होता। यहां पे आकर के कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटिकल गंदा वर्ड है, नहीं, पॉलिटिकल का मतलब ये है कि सोशल अरेंजमेंट में बदलाव के लिए जो भी डिसीजन एक्शन लिए जाते हैं सब पॉलिटिकल होते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि किसी भी ह्यूमन कलेक्टिविटीज में, जिसको सोशल अरेंजमेंट हम कहते हैं, उसमें कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कौन निर्णय लेता है, किसके हित में लेता है, और वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि गेम है इंटरेस्ट और पावर का। जिसके पास पावर होता है वही कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में प्रिवेल करता है, और उसी के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं और इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सो इट्स अ गेम ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर, ऑफ कोर्स एक रियलिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये सारे जो सोशल मूवमेंट होते हैं ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं। तो इससे डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि हम जो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट की बातें कर रहे हैं उन सब में ये फीचर्स होगी जो भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब यदि हम देखें इन जनरल कि जो किसान और आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, उनको कॉलोनियल इंडिया में क्या तकलीफ थी जिसके चलते कि उन्होंने सोशल मूवमेंट किया। सबसे बड़ा था
कि जब यहां आए अंग्रेज तो उन्होंने अपने साथ में नए लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का रूल लाया। बंगाल प्रोविंस में, जो कि बिहार और अभी का तो बांग्लादेश भी और उड़ीसा, पूरा बहुत बड़ा रीजन में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया। मैंने आपको पढ़ाया है, आपने अदरवाइज भी पढ़ा होगा। पूरे डेक्कन में, जो इसमें मुंबई भी शामिल था, आज का मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड पूरा तमिलनाडु लाइक, वहां पे उन्होंने रैयतवारी जो है वो सिस्टम लाया। परमानेंट सेटलमेंट में आपको याद होगा कि एक जमींदार नाम का जो है एक इंटरमीडिएरी लैंड रेवेन्यू कलेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया। वो एक तरीके से इंटरमीडिएरी था, मतलब एक तरह का बीच का आदमी बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर या कहिए कंपनी एंड द किसान। अब वहां पे इशू परमानेंट सेटलमेंट में ये हुई कि जो एक्चुअल किसान थे, जो जमीन को जोतते थे, उनका जमीन पे हक एक तरह से डाइल्यूट हो गया और वो जमींदार जो है मालिक बन गए उस जमीन के एक तरीके से। और यदि वो रेंट नहीं दे पाता था, मतलब टैक्स नहीं दे पाता था, तो जमींदार को एक अधिकार था कि अपने लठियाल, उसकी कचहरी भी चलती थी, पुलिस भी उसका था, उसको मार मार करके उसके जमीन से उसको बेदखल कर दे। और चूंकि परमानेंट सेटलमेंट में बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था जमींदार को, वो खुद बहुत परेशान थे, तो वो इंटर्न जो है किसानों को बहुत सताते थे और बहुत ह्यूज पैसे जो है कलेक्ट करते थे। इससे किसान पे बोझ जो है बहुत बढ़ गया था, वो रोने लगे थे। मतलब रोने का मतलब यह है कि वो परेशान हो गए थे इस सिस्टम से। देन रैयतवारी सिस्टम जो है वो इसका एक सॉल्यूशन था कि सीधा किसानों से जो है हम टैक्स वसूलेंगे, लेकिन उसमें टैक्स रेट भी इतना ज्यादा रख दिया गया कि वहां भी किसान परेशान हो गए। तो इस दोनों के चलते होता क्या था कि किसान अपने लैंड टैक्स को पूरा भर नहीं पाते थे, तो उनका जमीन छीन जाता था। कई बार उस टैक्स को भरने के लिए वो मनी लेंडर से, साहूकार से पैसे लेते थे, तो साहूकार इतना इंटरेस्ट लगाता था, उसके यहां बेगार भी खटना पड़ता था, उसके पत्नी बच्चों को। और यदि वो नहीं दे पाता था साहूकार को पैसे, तो वो जमीन साहूकार की हो जाती थी। इसके अलावा जो भी वो उगाता था, वो मार्केट में ट्रेडर मर्चेंट इतना उसको एक्सप्लॉइट करते थे कि उसके खेत से ही जो है सस्ता जो है लेके चले गए, और जब वो चीजें बाजार में कम हो गई तो अपने गोदाम से निकाले और दुगने तिगने दाम पे बेच रहे हैं। बेचारे किसान खुद अपने खाने के लिए अनाज उन्हीं ट्रेडर से लेते थे। तो ये जो ट्रोइका बना ना, जमींदार, मनी लेंडर, मर्चेंट एंड ट्रेडर, इन तीनों, और उसको कंपनी के ऑफिशियल जो है वो हेल्प करते थे। पूरी जो कंपनी की जो पॉलिसी थी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो इन सुविधा भोगी या लैंडेड और प्रॉपर्टीड क्लास के इंटरेस्ट में बनी हुई थी। पुलिस भी उन्हीं की हेल्प करती थी, कोर्ट कचहरी उन्हीं का हेल्प करता था। तो इससे जो है किसान को एक तरह से लगता था कि वो कैद हो गए हैं और वो तड़फड़ा रहे हैं इन जमींदार, मर्चेंट, ट्रेडर और मनी लेंडर के चंगुल से। आपको यह भी पता है कि ब्रिटिश ने हमारे रूरल इंडस्ट्री को भी पूरे तरह से तबाह कर दिया। किस तरीके से? पहले तो उन्होंने, जब उनके यहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो ये यहां से बहुत सस्ते दाम पे जो है मार मार करके आर्टिजन से, क्राफ्टमैन से वो चीजें खरीदते थे, चाहे कॉटन का क्लोथ हो, चाहे लोहे का सामान हो, चाहे कुछ भी हो, और उसको ह्यूज प्राइस पे यूरोपियन, अमेरिकन मार्केट में बेचते थे। बाद में जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई कि वो बिना किसी कस्टम ड्यूटी के इंडिया में वो जो सामान है मशीन से बना हुआ, वो पूरा फ्लड हो जाए। इससे क्या हुआ? इससे दोनों ही तरीके से, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो इतना ज्यादा उन्होंने कम पैसे दिए और इतना एक्सप्लॉइट किया आर्टिजन को और क्राफ्ट पर्सन को कि उनकी पूरी जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट वो कर सकते थे अपने टूल्स में, मशीन में, अपने स्किल में, वो जीरो हो गया। तो पहले ही वो बेचारे एक तरह से मरने के कगार पे पहुंच गए। और जब एक बार फॉरेन से गुड्स आना शुरू हुआ और पूरे फ्लड हो गए इंडियन मार्केट में, तो बेचारे हाथ से बने हुए आर्ट्स क्राफ्ट को कैसे, जैसे कि हाथ से कोई चूड़ी बना रहा है और कोई मशीन से चूड़ी बन के आ रहा है, वो कैसे तुलना करेगा? आपने पढ़ा होगा कांच की चूड़ियां नाम की कहानी में, मैंने पढ़ा था। तो कैसे जो है वो हाथ से काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट से कपड़ा बन रहा है, बुनकर हैं, वो कैसे मशीन से, लंका साइड से बने कपड़े से कंपीट करेंगे? इन दोनों चीजों से हुआ ये कि लाखों आर्टिजन जो कारीगर थे,
जो छोटे मोटे कारखाने में काम करते थे, वो सब बेरोजगार होकर के लैंडलेस लेबरर बन के गांव के तरफ लौट आए और गांव के जमीन पे और लोड बढ़ गया और वहां तो पहले किसान मर रहे थे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जमींदार, ब्रिटिश ऑफिशियल, ट्रेडर, मर्चेंट, मनी लैंडर, इन सब का जो एक नेक्सस था वो किसानों को और ट्राइबल को मार रहा था। और इन लोगों ने ना दो तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया। देखिए, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है कि सीधा जो है टैक्स इतना ह्यूज लगा देंगे कि तुमको देना ही पड़ेगा और नहीं तो तुमको कोर्ट कचहरी पुलिस डंडा मारेगी और जेल में भेज देगी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एक अलग होता है, जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें कोई मारपीट नहीं होती है, पुलिस नहीं आता पिक्चर में। उसमें वही है कि तुम्हारे से इतने कम प्राइस पे तुम्हारा हम सामान खरीदेंगे या तुम्हारा लेबर हम इतने कम प्राइस पे खरीदेंगे कि हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे। ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। इन दोनों तरीके से इस चारों क्लास ने किसानों और ट्राइबल का, खास करके किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया। ट्राइबल एरिया में कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम हुई। बाकी प्रॉब्लम तो ट्राइबल किसानों की वही थी जो कि नॉर्मल किसानों की थी, लेकिन ट्राइबल जो लाइफ था वो बहुत सिंपल था। वो एक तरह का कलेक्टिव लाइफ था, मतलब कलेक्टिव होल्डिंग लैंड की होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वो लोग नहीं मानते थे। उनके जो ट्राइबल चीफ होते थे उनको कुछ कस्टमरी राइट्स होता था और उसकी कुछ ऑब्लिगेशन होते थे। इसके अलावा वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते थे। वहीं उनका देवता, मतलब टोटेम जिसको कहते हैं, वो भी रहता था। जैसे कि वो टोटेम क्या होता है, मान लीजिए कोई कछुआ को जो अपना भगवान मानता है, इष्ट देव, और उसको पूजा करता है, कोई पक्षी को, इस टाइप का। तो वो सारे फॉरेस्ट से जुड़े हुए थे। फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी सेकेंडरी जो गिर जाते हैं, पत्ते झड़े हुए, जो फल फूल बेर एंड ऑल, वो सब चुन करके जो है वो अपना काम चलाते थे और उससे ही वो बांस वांस लाते थे, चीजें लाते थे। वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते थे। तो उनकी लाइफ जो है बहुत अलग जैसी थी। अब अंग्रेज तो इस चीज को समझते ही नहीं थे। लिबरलिज्म में जो है ऐसा माना जाता था कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग सब जो है बारबेरियन हैं, सैवेज हैं, और उनको भी जो है क्लियर करके खेती सिखाया जाए, वहां भी लैंड रेवेन्यू की व्यवस्था की जाए, वहां भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लगाया जाए। तो उनसे उनका ट्राइबल का जो पूरा लाइफ था वो एक तरह से ध्वस्त हो गया। और उस नए लाइफ में उन्होंने जब देखा कि जमींदार आ गए हमारे एरिया में, मनी लेंडर आ गए, ट्रेडर आ गए, बिल्कुल वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। और बहुत जल्द ही वो जो है बिना जमीन के बेदखल हो गए। उनको जो है डेट से, वो मतलब कर्ज से दब गए, बेगार करने लगे और अपने को उन्होंने पाया उससे भी बुरे हालत में जैसे कि नॉर्मल किसान थे। ब्रिटिश का जो फॉरेस्ट लॉ था उसने तो उनको इतना परेशान किया, उसको फॉरेस्ट से निकाल दिया गया। फॉरेस्ट में घुसने पे बैन लगा दी गई और वहां पे बिग कॉन्ट्रैक्टर आ गए जो वुड को, जंगल को काट रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल का वहां राज हो गया और ट्राइबल जो एक तरह से फॉरेस्ट के रक्षक भी थे उनको एक्सप्लॉइटर बता के भगा दिया गया। तो उनका पूरा जीवन ही जो है वो टॉप सीटर भी उल्टा हो गया। और जैसा मैंने बताया कि जमींदार, ट्रेडर, मर्चेंट, मनी लैंडर और मिशनरीज भी कई मायने में, इन सब ने मिल करके उनकी जो पीसफुल लाइफ थी, ट्रैंक्विल लाइफ थी, वो पहले की जो कलेक्टिव लाइफ थी उसको एक तरह से पूरा बर्बाद कर दिया और उससे उनके अंदर में बहुत बेचैनी आई। तो ये जो है सारे बैकग्राउंड थे जिसके चलते कि पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट बहुत सारे हुए, एक तरह से दर्जनों हुए कॉलोनियल टाइम में। ये सब उसके कारण थे। अब यदि हम ये आए कि इन सारे जो सोशल मूवमेंट हुए उसके कॉमन फीचर्स क्या थे, सब, मतलब ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं सब में थे। मोस्टली इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट रेवेन्यू और फॉरेस्ट ऑफिसर। यदि ट्राइबल थे तो फॉरेस्ट ऑफिसर, नॉर्मल किसान थे तो जो रेवेन्यू कलेक्टर थे उनके अगेंस्ट में। जो लैंडेड क्लास थे, जमींदार, जोतेदार, जो उस टाइप के जो थे, जो लोग रेंट वसूलते थे, रेंटियर क्लास, जो ट्रेडर, मर्चेंट क्लास, मनी लेंडर, खास करके मनी लेंडर के अगेंस्ट तो बहुत गुस्सा था। उनके अकाउंट बुक को, जो है खाता बही जिसमें लिखा होता था कितना तुमने कर्जा लिया है, उसको लोग जला देते थे। उनके गोडाउन में जो है आग लगा देते थे ट्रेडर मर्चेंट के। और जो ये लैंडेड क्लास था उसके घर को लूट लेना, उनको मारना पीटना, सोशली बहिष्कार करना, ये सब शामिल होता था। कई बार जो है इस मूवमेंट का जो स्कोप था वो बड़ा हो जाता था। कई बार वो एकदम बिल्कुल ऐसा होता था, जमींदारी प्रथा को खत्म करो, समतावादी समाज लाओ, इगैलिटेरियनिज्म, कोई क्लास नहीं होगा, जो कम्युनिस्ट वाले विचारधारा आ जाते थे। कई बार ऐसा हो जाता था कि कॉलोनियल रूल को हटाओ, ये अंग्रेजों का राज खत्म करो, यहां पे अपना देसी राज होगा, फिर से हम गोल्डन टाइम में वापस चले जाएंगे। तो कई बार
इशू जो है वो तो बहुत छोटे से इशू से उपजता था, लोकल इशू, लेकिन वो तुरंत बड़ा रुख अख्तियार भी कई जगह कर लेता था और कई बार तो नेशनल मूवमेंट से भी जाकर के वो मिल जाता था। ये देखिए कि ये एक तरह का ना सब अल्टर्न मूवमेंट भी था। मतलब जो डोमिनेंट क्लास है, जो लैंडेड क्लास, ट्रेडर, मर्चेंट, मनी लैंडर, जो ब्राह्मण कास्ट, क्षत्रिय, तो इसमें अधिकतर देखेंगे कि छोटे कास्ट जो हैं, जो किसान होते थे, वो उठ खड़े होते थे इन लैंडेड एंड प्रिविलेज क्लास और कास्ट के लोगों के अगेंस्ट में। अब उनके जो लैंग्वेज थे, कल्चर थे, रिलीजन, उसको भी ये बहिष्कार करने लगते थे। तो एक तरह का ये कास्ट, एंटी कास्ट मूवमेंट भी इसको आप देख सकते हैं, या इसको सब अल्टर्न मूवमेंट भी कह सकते हैं, अगेंस्ट द हेजेमनिक क्लास और डोमिनेंट क्लास। दिस प्रोटेस्ट टुक वेरिड फॉर्म्स इन मेनी स्फेयर। बहुत तरीके का, घेराव से लेके और गुरिल्ला वॉरफेयर से लेके और अब पॉपुलर अपराइजिंग, आग लगाना, आर्सेनल, फायरिंग, किलिंग, लूटिंग, सब इसमें शामिल था, कोई बंदिश नहीं थी। और एक बात यह भी था कि कोई एक क्राइम नहीं था, क्योंकि ये पब्लिकली हो रहा था विथ एन आइडियोलॉजी और पब्लिक पॉलिटिकल एक्शन था, इसलिए इसको क्राइम नहीं कहा सकता है। और इसको जो है रिलीजियस सैंक्टिटी थी। कई बार जो फकीर बाबा आते थे वो कहते थे कि ऐसा होना मस्ट है, ये तुम कर सकते हो, गॉड का कमांड है कि पूरे जो ऑपरेसिव सिस्टम है उसको बदल डालो, फिरंगी राज को हटा दो, समतावादी समाज लाओ, ये सब जो है पॉपुलर लेजिटिमेसी थी इसको। अधिकतर उसमें से लोकलाइज थे और आइसोलेटेड थे। ये नहीं था कि वो वेल कनेक्टेड थे, ऑल इंडिया नेचर नहीं था, अपने अपने लोकेशन में थे। एंड कई जगह जो है जब ये शुरू हुआ तब ये भी देखा गया कि जो समाज के जो क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज मतलब खाई होती है, जो क्लास के आधार पे ऊंच नीच, जो कास्ट के आधार पे ऊंची नीची जाति, इथनिक आधार पे कौन जो है बंगाली है, कौन बिहारी है, और कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, ये सारा भी इसमें घुस आता था। यदि आप मोहपला रिबेलियन देखोगे तो हिंदू मुस्लिम में बदल गया। यदि आप तेलंगाना का मूवमेंट देखोगे तो वो दो जाति, जो बनीज और कुनबीज, उसके बीच की लड़ाई में बदल गई। कई जगह जो है ये ऊंचे जाति और नीचे जाति के बीच में लड़ाई में बदल जाती थी। ये एक इसका नेगेटिव साइड रहा कि जो सोशल क्लीवेजेस थे वो भी उभर करके इन सोशल मूवमेंट में सामने आ जाते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक पहला मास प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द कॉलोनियल एरा, जिसमें कि ये लोगों को फील हुआ कि हम अपने प्रॉब्लम को खुद अपने ताकत से बदलने की क्षमता रखते हैं। तो यदि हम ऐसे लड़ सकते हैं तो क्या देश को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ सकते हैं? तो नेशनल मूवमेंट ने लोगों की इसी एनर्जी को गांधी जी ने चैनलाइज किया नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो इन सोशल आंदोलन से निकला था। अब यदि हम देखें कि इस पूरे ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट का नेशनल मूवमेंट से क्या नाता था। देखिए, जब तक गांधी जी सीन में नहीं आए थे तब तक किसान और ट्राइबल जो है नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं थे। ये एक बोर्जोजीज मूवमेंट थी। बोर्जोजीज लीडर थे प्रोफेशनल, बैरिस्टर, वकील, उस टाइप के लोग जो इंटेलेक्चुअल, और मासेज, ये तो पीजेंट पे ही तो मास होते हैं फार्मर, वो इससे कहीं कटे हुए थे। लेकिन गांधी जी ने जो है इसको जो है चंपारण मूवमेंट से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और वो एक किसान मूवमेंट था। तो उन्होंने किसान मूवमेंट से ही नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में बदल दिया। पहला तो लिंकेज ये है। इसके बाद आपको पता है कि गांधी जी और पटेल जी ने खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह किया। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है उन्होंने किसान आंदोलन को नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया। देन जो इंडियन एग्रीकल्चर की जो बर्बादी हुई, जो रूरल इंडस्ट्री को जो खत्म किया गया, और जो इंडिया का जो रूरल और ट्राइबल लाइफ को कैसे बर्बाद किया गया, ये सब रैलिंग पॉइंट बन गए कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में। यदि लोगों में गुस्सा भरना होता था तो इन्हीं बातों कहा था कि देखो कैसे किसानी को उन्होंने खत्म कर दिया, कैसे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को खत्म कर दिया, कैसे ट्राइबल लाइफ को बर्बाद कर दिया। देन ये भी इसमें देखिए कि जो पीजेंट और ट्राइबल जब शामिल हुए नेशनल मूवमेंट में, तभी ये मास मूवमेंट बना, तभी ये पीपल मूवमेंट बना। अदरवाइज तो एक इलिटिस्ट मूवमेंट था ये। 1857 का अपराइजिंग मैंने आपको पढ़ाया है। कई लोग कहते हैं कि वो एक तरह से पीजेंट मूवमेंट का ही एक रूप था।
आपको पता है कि उसको पूरे किसान लोगों ने ही सपोर्ट किया था। और जो सिपाही भी थे वो क्या थे, वो किसान घर से ही आते थे और किसानों का जो गुस्सा था वही सिपाही कैरी करते थे। तो इसीलिए 1857 का जो अपराइजिंग था एक तरह का किसान आंदोलन का एक बृहद रूप था। और किसान जो है वो गांधीयन मूवमेंट के बैकबोन बने, वही मेन फोर्स थे, फुट सोल्जर थे, फील्ड फोर्स थे, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे वो साल्ट सत्याग्रह हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उसमें किसानों का रोल सबसे बढ़ चढ़ के था। तो ये लिंकेज है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट का नेशनल मूवमेंट। कई ट्राइबल मूवमेंट भी, जैसे ताना भगत मूवमेंट है, या जैसे उल गुलान जो झारखंड में हुआ, बिरसा मुंडा मूवमेंट कहते हैं, संथाल मूवमेंट जो कि बाद में लगभग वो 1857 तक चला गया था, वो सब भी नेशनल मूवमेंट के बहुत ही अभिन्न अंग बन गए। इसके बाद यदि हम फाइनली देखें, इसके बाद थोड़े बहुत हम स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में कल बात करेंगे जो बहुत फैक्चुअल होगी। उन सब मूवमेंट का यदि आप प्लस और माइनस देखें तो इन किसान और ट्राइबल मूवमेंट का प्लस तो बहुत सारे थे कि इसने मास कॉन्शियसनेस एक पैदा किया, मतलब सब में एक चेतना जगी लोगों में, पीपुल में एज ए होल, कि हमको कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट उठ खड़ा होना है, उसको हटाना है। सबसे बड़ा इन्होंने काम किया। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने जो है, इन मूवमेंट ने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट या पीपुल्स मूवमेंट में बदल दिया। इसके अलावा यह भी मैंने आपको बताया कि पीजेंट ही जो है मेन फुट सोल्जर थे गांधीयन मूवमेंट के। इसके अलावा एक इन्होंने एक इमेजिनेशन भी दिया अपने आंदोलन, अपने आइडियोलॉजी से, कि जब इंडिया आजाद होगा तो गांव देहात में कैसा सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट होगा, एक समतावादी होगा, कोई जमींदार नहीं होगा, कोई जोतेदार नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसान जो है वो जमीन के असली मालिक बनेंगे, उन पे कोई जो है टैक्स नहीं होगा। और आप देखिए कि आज तक किसान पे भारत में टैक्स नहीं लगाया था, जीरो टैक्स है। ये इन्हीं आंदोलन का आप कारण है, समझिए, इसी का इंपैक्ट है। उन्होंने लड़ के अपने लिए ये सुविधा लिया है कि आज उनको 0% टैक्स देना होता है। आज उनको किसान सम्मान निधि में सरकार जो है छोटे से छोटे किसान को जो है वो पैसे उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में देती है। ऑफकोर्स थोड़े कम ही, लेकिन देती तो है। किसान की बात सुनी तो जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दिया जाता है, मंडी बना करके उनके लिए सुविधा तो दी जाती है, फर्टिलाइजर कम कीमत पे दी तो जाती है, उनको बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब दिया तो जाता है। ये सारी जो उन्होंने उस समय में ये इमेजिनेशन दिया और उसको मूर्त रूप में लाया इन आंदोलन के थ्रू। तो ये नेशनल मूवमेंट का एक तरह से एजेंडा बन गया कि जब इंडिया आजाद होगा तो किसान को ये सब सुविधा मिलेगी, और मिली है। देन उसी समय से किसान एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल क्लास बने। किसान का जो है ओपिनियन मैटर करने लगा, किसान का वोट मैटर करने लगा। किसान एज ए जात नहीं, एज ए धर्म नहीं, एज ए क्लास वोट करने लगे कि जो पार्टी किसानों के लिए सुनेगी उसको हम वोट देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी किसानों में आया। ये ट्राइबल में भी आया लेकिन कम, ट्राइबल में भी ये सब चीजें हुई लेकिन उनको कम सुविधा भी मिली। ऑफकोर्स शेड्यूल ट्राइब को बहुत सारे सुविधा दिए गए लेकिन वो उतना फायदा नहीं ले पाया। उनमें भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आया लेकिन उस तरीके से नहीं आया जितना नॉर्मल किसान में आया। इनके यदि निगेटिव देखा जाए तो बहुत सारे निगेटिव थे इसमें भी, बहुत सारे, उसमें से अधिकतर लोकलाइज थे। उनका नैरो विजन था, नैरो ऑब्जेक्टिव था, उसका पूरे देश पे बहुत कम असर पड़ा था। अधिकतर उसमें से वायलेंट हो गए थे। गांधी जी का नॉन वायलेंट मीन्स को उन्होंने छोड़ दिया था। वैसे आपने पढ़ा कि सोशल मूवमेंट वायलेंट हो सकता है, तो उस मायने में उन्होंने कोई गलत नहीं किया क्योंकि वो कोई क्राइम नहीं था, ये भी आपको मैंने बताया। लेकिन वायलेंट होना कभी भी कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। जान तो उसमें गंवाया उन लोगों ने भी जो कि अमीर थे, जो लैंडेड क्लास थे, तो उनकी भी जान नहीं जानी चाहिए। और किसान ट्राइबल तो दुगने तिगुने संख्या में मरे होंगे और उनकी जान की भी कीमत है। तो ये वायलेंट हो गया। इसमें से ये भी हुआ कि कई, जैसे मैंने आपको मोहफला बताया या तेलंगाना मूवमेंट बताया, बंगाल में भी जो मूवमेंट हुई उसमें जात के वॉर में बदल गया, कम्युनलिज्म में बदल गया, मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाई, ऊंची नीची जाति की लड़ाई, इसमें बदल गया। ये एक इसका निगेटिव साइड था, मतलब यूनाइटेड नहीं रह पाया। यूनाइटेड मीन्स कि समाज को बांटने
वाला भी वॉर इसमें शुरू हो गया। मेनी वेयर एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड, ये भी था कि ये स्वतः जनित नहीं था। अब आप भले कहिए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर के द्वारा खेड़ा बारडोली हो रहा हो, चाहे कम्युनिस्ट लोग जो है वो हवा दे रहे हो और तेलंगाना मूवमेंट हो रहा हो, या पूना सार्वजनिक सभा जो है डेक्कन का रिवोल्ट करा रही हैं, तो जब बाहर से कोई मूवमेंट गाइडेड होता है तो वो अपनी ऑटोनॉमी लूज कर जाता है। जब लीडरशिप बाहर से आती है, थीम बाहर से आता है, तो आप एक तरह से हथियार बन जाते हो, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जाता है। तो ये भी इन आंदोलनों के साथ हुआ और बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट उस समय तो नहीं पड़ा। बाद में मैंने आपको बताया काफी चीजें हुई, जमींदारी प्रथा खत्म भी की गई, लेकिन उस समय में यदि इसकी एक बुराई कहें, वैसे तो कोई खास बुराई नहीं है, तो उसका लिमिटेड इंपैक्ट और आउटकम भी लिमिटेड ही हुआ। अब हम लोग जो है कुछ प्रोमिनेंट, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा कि आप चंपारण मूवमेंट के बारे में लिखो, आपको जस्ट आएगा कि 2 या 3 कोई पॉपुलर जो पीजेंट मूवमेंट हुए उसको डिस्क्राइब करो, उसके फीचर को बताओ, उसके इंपैक्ट को बताओ। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई भी 2-3 पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो जो प्रोमिनेंट पीजेंट मूवमेंट हुए कोलोनियल इंडिया में, उसमें यदि हम एक गिने तो इंडिगो मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत जो हुई थी बंगाल में 1860 में, फिर डेक्कन राइट 1875 में होता है। गांधी जी का पहला जो मूवमेंट था मास मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट होता है 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी लीड करते हैं। बारडोली सत्याग्रह 10 साल बाद जो कि पटेल जी लीड करते हैं। तेभागा मूवमेंट तो आजादी के बिल्कुल नॉक कर रहे थे हम लोग, तब बंगाल में हुआ। और तेलंगाना मूवमेंट तो आजादी के बाद से भी चलता रहा, आजादी के बाद 1952 में खत्म हुआ। यदि हम ट्राइबल मूवमेंट देखें तो पहरिया रिवोल्ट झारखंड में, बिरसा मुंडा का उलगुलान कहते हैं इसको। उलगुलान का मतलब होता है अपराइजिंग, जिसको आप इंतफादा जैसे कि पैलेस्टीनियन कहते हैं, उस टाइप का उलगुलान। तो वो झारखंड में 1890 में हुआ। 90s में संथाल मूवमेंट बहुत बड़ा था, संथाल परगना जिसको कहते हैं, उस वहां पे हुआ 1855-56 में। मोपला मुस्लिम ट्राइबल भी थे, किसान भी थे, उनका रिबेलियन 1921 मालाबार केरला में हुआ। कोल मूवमेंट जो है हुआ, भील हुआ, गोंड का भी हुआ, मैंने लिखा भी नहीं है, कई डिफरेंट ईयर्स में गोंड मूवमेंट हुआ। और खोंड अपराइजिंग भी जो है उड़ीसा में हुआ, और कई और आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, जो बाकी जो समय में, मुझे तेजी से चलने की इजाजत दीजिए क्योंकि ये पूरा लिखा हुआ है, नोट फॉर्म में लिखा हुआ है, और किसान के 4-5 मूवमेंट हम लोग देखेंगे। सब में एक ही फॉर्मेट है, टाइमलाइन, लोकेशन, उनकी मेन ग्रीवांस क्या थे, ग्रीवांस मतलब मेन शिकायत क्या थे, क्या इसका इवेंट हुआ, क्या फीचर्स थे, और आउटकम इंपैक्ट। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत तेजी से बताऊंगा क्योंकि इसको ऐसे मैं रिपीट करके पढ़ूंगा तो आपको क्या फायदा होगा। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि मैंने जो इसको जुटाया है वो नेट पे जितना आपको दिया हुआ उससे बेस्ट नोट है ये। तो आप इसको सीधा एग्जाम में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो मतलब नील होता है। उस समय में नील इसलिए क्योंकि वो कपड़े को ब्लू रंगने के लिए जो है यूज होता था। उस समय सिंथेटिक जो है इंडिगो निकला नहीं था, और इंडिगो की खेती इंडिया में बहुत अच्छी होती थी। अमेरिका में उसका बहुत बड़ा मार्केट था, इंग्लैंड में भी मार्केट था, तो कॉटन क्लोथ को रंगने के लिए। अब इंडिगो जो है वो एक पौधा होता था, उसके रस कह लीजिए, उसके फल के रस से निकाला जाता होगा इंडिगो। तो ये जो है, ये जो किसान होते थे उसको हिंदी में नीलहे किसान कहा जाता था, मतलब जो नील उगाते थे। अब इसमें समस्या क्या हुई कि नील की खेती से जमीन बंजर हो जाता था, और नील की खेती का जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जमीन बंजर हो तो बहुत पैसा मिलना चाहिए, वो उनको मिलता नहीं था। वो तो मार पीट करके, क्योंकि ये नील की खेती करवाने वाले बड़े बड़े यूरोपियन प्लांटर्स होते थे, मतलब प्लांटेशन जैसे केले का और इस सब जो प्लांटेशन लगाते हैं, तो वो बीघे के बीघे खेत में नील की खेती होती थी। वो मार मार के जो है डंडे से किसानों के जमीन पे करवाते थे, उसको बहुत कम कीमत देते थे। और एक बार यदि नील की खेती हुई तो अगला फिर जो है जमीन बंजर होता था, तो उनको बहुत परेशानी होती थी। इसके अलावा बंगाल में जो है खाने की हमेशा किल्लत रहती थी, तो वो फूड क्रॉप लगाना चाहते थे, वो फूड क्रॉप नहीं लगाने देते थे, बोलते थे कि तुम नील लगाओ, जबरदस्ती नील लगाते थे, मतलब फोर्स करके। ये सब इनकी शिकायत थी। इसका टाइमलाइन आप देख सकते हैं, 1959-60 में था, सॉरी 1859-60 में था। और लोकेशन जो है वो नादिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था बंगाल में, लेकिन पूरा बंगाल, खास करके लोअर बंगाल इसके चपेट में आ गया था। जो मेन ग्रीवांस तो मैंने आपको बता दिया। जो इसमें इवेंट ये हुआ कि पीजेंट ने कहा कि हम नहीं उगाएंगे, जबरदस्ती उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हम नहीं उगाएंगे इंडिगो। और इसको ना इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि जो लोकल जमींदार थे
बंगाली जो इंटेलिजेंसिया क्लास थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, और इवन मुस्लिम भी जो है वो समर्थन में आ गए और मिशनरी भी समर्थन करने लगे। वहां पे आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है, नील दर्पण किसने लिखा था? तो दीन बंधु मित्र जो है, उन्होंने नील दर्पण नाम का नाटक लिखा। ये नाटक जहां भी होता था वहां लोग आंसू बहाने लगते थे कि नीलहे किसानों की कितनी समस्या है। और इन सब से जो है एक इंक्वायरी कमेटी बैठी और वो 1860 में उसने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है फार्मर्स के साथ, उनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर सरकार ने ऑर्डर जारी किया कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, और पूरे बंगाल में एक तरह से जो है नील की खेती बंद हो गई। यूरोपियन प्लांटर ने अपना दुकान बंद करके वो सब चंपारण और बिहार में चले गए। तो और ये एक तरह से जो है चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी का हुआ उसको भी इसने इन्फ्लुएंस किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इंडिगो मूवमेंट। नेक्स्ट अब देखें तो डेक्कन राइट्स। डेक्कन मतलब आपको पता है कि डेक्कन प्लाटू जो है दक्षिण की, वो पुणे से शुरू हो जाती है। पुणे भी पठार का पार्ट है जो भी महाराष्ट्र में आता है, और वो कर्नाटका और साउथ तक चला जाता है। इसकी टाइमलाइन आप यहां देख सकते हैं, 70 से 75 मेन रहा है, मेन साल जहां पे कि मेन हुई। जो इसका इलाका है आपको मैंने बता दिया, ये सारे इसमें आते हैं, डेक्कन का, बॉम्बे, प्रेसिडेंसी, कर्नाटका। देखिए उसमें हुआ क्या था कि 1860 के आसपास अमेरिका में कॉटन बूम आया था। मतलब वहां पे ना कॉटन की इतनी डिमांड इंडिया की बढ़ गई थी कि जो ये किसान थे डेक्कन में जो ब्लैक सॉइल होता है वहां कॉटन बहुत अच्छा होता है अभी भी। तो वो उनको इतना डिमांड हो गया कि वहां मर्चेंट ट्रेडर पूरे भर गए, और वो लोन देते थे एडवांस में, खूब अच्छा पैसा देते थे, और किसान लोग जम करके कॉटन उगाते थे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट भी हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां पे स्लेव ट्रेड जो है, स्लेवरी खत्म कर दी गई, और उसके चलते जो है पूरा जो कॉटन का जो डिमांड था वो पूरा ढप से गिर पड़ा, और पूरे दुनिया में जो एक तरह से कॉटन की डिमांड जो है उसके चलते कम हो गई। अब इंडिया में जितने ट्रेडर और मर्चेंट थे वो बेचारे लोग भी परेशान हुए। उन्होंने जो एडवांस दिया था वो वापस मांगने लगे, और जो इनका प्रॉफिट था किसान का वो भी कम हो गया, और वो ऋण से दब गए। और उसके बाद तो समझिए उनकी दुर्दिन हो गई, क्योंकि रैयतवारी सिस्टम में इतना ज्यादा उनको लैंड टैक्स देना पड़ता था कि बेचारे कॉटन के चलते थे दे पा रहे थे। जैसे ही कॉटन का वो बूम जो है बस्ट हुआ, वैसे ही वो सब ऋण में आ गए, उनको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। अधिकतर जमीन जो है वो सेठ साहूकार जो उन्होंने लोन देते थे उसकी हो गई, और कई लोग तो वहां से भागना पड़ा अपने। तो एक मेजर जो है क्राइसिस जैसी जो है उस इलाके में आ गई, और इन लोगों ने कहा कि अब हम जो है लैंड टैक्स से हमको मुक्ति मिलना चाहिए, हमको वेवर मिलना चाहिए। इस पे यहाँ हंगामा शुरू हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मनी लेंडर का सोशल बायकाट कर दिया, उनके खाता बही को जला दिए, उनके अकाउंट बुक को जलाया, उनके घरों को गोडाउन में आग लगाने लगे, और बहुत सारे लोगों को मारा भी और वायलेंस भी किया। अब यहाँ पे दो जो कास्ट थे ना, एक वनीज थे, उसको आप बनिया कह सकते हैं, विलेज मनी लैंडर, और कुनबीज जो किसान थे। तो कुनबीज और बनीज के बीच में कास्ट वॉर टाइप का शुरू हो गया, और इसको जो है मदद करते थे इस पूरे आंदोलन को एमजी रानाडे की एक संस्था थी, पूना सार्वजनिक सभा, वो इसको काफी सपोर्ट किया था पीजेंट मूवमेंट को। इसका आउटकम ये हुआ कि इसमें एक डेक्कन राइट कमीशन बनी। 1878 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत इनके ऊपर जुल्म किया गया है और इनको राहत मिलनी चाहिए। उससे क्या हुआ, 1879 में एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट पास हुआ डेक्कन के लिए, जहां पे ये हुआ कि फार्मर जो नहीं दे पाएंगे लैंड टैक्स, उनको जो है माफी दी जाए, उसको जेल नहीं दिया जाए, और उनके जमीन को भी नहीं छीना जाए, और इस टाइप का अरेस्ट भी नहीं किया जाए। काफी रिलीफ जो है उसके थ्रू दी गई। तब ये जो है वो शांत हुआ, डेक्कन राइट्स। यदि कांग्रेस के अंदर में हम देखें तो 3 मूवमेंट हुई जो बहुत मेजर है, आप लोग सब जानते हैं। चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ, ये भी नीलहे किसान, वही जो बंगाल में हुआ था 1860 में। तो वो लोग जब वहां से भाग गए तो वो बिहार आ गए। बिहार में चंपारण में गांधी जी को बुलाया गया, और वहां पे जब उन्होंने नीलहे किसानों का हाल देखा तो वो उठ के खड़े हो गए। वहां पे उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया, और फिर एक कमेटी बैठी, उसमें वो मेंबर भी थे गांधी जी। और बाद में जो है एक छोटनागपुर एग्रेरियन एक्ट 1918 में पास हुआ, जिसमें कि किसानों को मुक्त कर दिया गया कि वो जो है जबरदस्ती नील नहीं उगाएंगे, और एक तरह से शांत हो गया ये। लेकिन इससे जो है किसान हमेशा के लिए गांधी मूवमेंट से जुड़ गए, और गांधी जी मास लीडर बन गए। फिर एक ही साल बाद जो है खेड़ा
गुजरात में था, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो पिक्चर में आ गई, ऑफ कोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भी जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में होगा। उस साल जो है वहां पे क्रॉप जो है फसल फेल कर गया। ऐसा होता है, कुछ आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा, तो फेल कर जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने लैंड टैक्स को जीरो नहीं किया। किसानों कह रहे थे भाई फेल कर गया तो आप जीरो कर दीजिए। इसको लेकर के जो है गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किसानों के समर्थन में आए। इन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया और फाइनली गवर्नमेंट को मानना पड़ा और उनको रेंट को माफ करना पड़ा। 10 साल बाद जो है बारडोली, ये भी गुजरात में है, वहां पे क्या हुआ कि अचानक सरकार ने जो लैंड का टैक्स था उसको 30% से बढ़ा दिया। बताइए 30% से कोई काफी का टैक्स बढ़ा देगा तो कैसे लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट में जो है नो रेवेन्यू कैंपेन जो है वो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हो गई और बाद में एक इंक्वायरी कमेटी बैठी और उसने कहा नहीं ये तो बहुत गलत है और केवल टैक्स को 6% से बढ़ाया गया, तब ये जाकर के शांत हुआ। अब लास्ट में यदि दो मूवमेंट को देखें जो कि एकदम आजादी के जब हम दरवाजे पे खड़े थे तब ये दोनों मूवमेंट हुई। एक तेभागा मूवमेंट 1946-47 में बंगाल में हुआ, नॉर्थ बंगाल से शुरू हुआ लेकिन ये बहुत जगह फैल गया। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसका जो ईपी सेंटर था, जैसे भूकंप होता है ना उस तरह से यदि वर्ड यूज करें ईपी सेंटर, तो दिजनापुर, मिदनापुर और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट मेन इसका सेंटर बना था। इसके जो मेन ग्रीवांस क्या थे तेभागा में? तेभागा का मतलब होता है 2/3, मतलब 2/3 में से। बेसिकली क्या होता था कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आपको पता है एक जमींदार होते थे और लेकिन जमींदार खुद ही जो है रेंट नहीं वसूलते थे। उन्होंने भी उसको काम को सबलेट कर दिया जोतेदार को। जोतेदार कौन थे? जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास शुरू मान लो कि 100 बीघा जमीन हुई, वो लोग बाद में इतने इंपॉर्टेंट बन गए, कई तो जमींदार से लोहा लेने लगे थे। तो जमींदार लोग जोतेदार को बोलते थे, एक जमींदार के अंदर मान लो 10 जोतेदार है, कि भाई तू जो है लैंड टैक्स वसूल ले, हमें दे दे। तो एक तरह से जोतेदार जो हैं वो बन गए जमींदार, छोटे जमींदार, और वो सताने लगे किसानों को। और वो करते क्या थे कि बटाईदार रखते थे। जो एक्चुअल जो किसान होता था, किसान जो लैंड को जोत रहा है, खेती कर रहा है, उसको वहां बागरदार कहते थे, जिसको आप शेयर क्रॉपर कर लीजिए, बटाईदार। वो बेचारे को जमीन पे एक तरह से कोई हक ही नहीं था। वो जोतेदार के बिहाफ में लगता था कि वो जमीन को जोत रहे हैं और जोतेदार को कुछ नहीं करना होता था। वो एक भी पैसे खेती में नहीं लगाता था, केवल ये कि भाई हमें तो जमींदार ने कहा है टैक्स वसूलने, इसलिए पूरा लैंड मेरा है। अब जो बटाईदार या बागरदार होते थे वो आधा अपने फसल का एज ए टैक्स जो है जोतेदार को देना पड़ता था। समझिए कितना ये पेनफुल हो सकता है कि आप सारा कुछ करोगे और आधा कोई खा जाएगा, इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि हम जमींदार हैं। और उसी समय में कुछ साल पहले, 3 साल पहले, बंगाल में अकाल आ गया, लाखों लोग मर गए थे उसमें। इससे पूरी कमर टूट गई थी किसानों की, बागरदार की। तो इसमें जो है ये मूवमेंट चला तेभागा। मतलब ये हुआ कि भाई तुमको अब आधा नहीं देंगे, 1/3 देंगे, 33%, वो भी बहुत ज्यादा था, 1/3 देंगे, 2/3 हम रखेंगे। यही इसीलिए इसका नाम तेभागा हुआ। और यह भी कहा गया था कि लैंड किसका? जो जोते, मतलब कि लैंड से हमको तुम इविक्ट नहीं कर सकते, असली मालिक हम हैं जो कि बटाईदार हैं, जो हम लैंड को करते हैं, और जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। ये लार्जर इसका डिमांड हो गया। इसमें जो है बागरदार जो है उन्होंने वही होना था, उन्होंने हाफ शेयर जो है क्रॉप का देने से इनकार कर दिया। फिर वो उनको अरेस्ट किया गया तो वो लोगों ने वो वायलेंट हो गए, पुलिस के अगेंस्ट खड़े हो गए, उन्होंने आर्म उठा लिया और फायरिंग किलिंग भी शुरू हो गई। उन्होंने बाद में तो एक तरह से उन्होंने कब्जा पूरे उस इलाके पे जमा लिया। उन्होंने तेभागा इलाका बनाया जहां तेभागा राज चलेगा, तेभागा कमेटी बनाया जो उस एरिया को गवर्न करने लगी। तो एक तरह से पैरेलल सरकार उन्होंने जो है स्थापित कर लिया कुछ समय के लिए। और ये मूवमेंट जो है कम्युनिस्ट के द्वारा, यहां पे आप याद कर लीजिए कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट में काफी जो है तानातानी होती थी किसान मूवमेंट को लेके। यहां पे डियर स्टूडेंट ये भी समझ लीजिए कांग्रेस की बड़ी समस्या थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ऑल क्लास, ऑल कास्ट, ऑल रिलीजियस पार्टी थी, जिसको कैच ऑल पार्टी कहते हैं। और उनको बहुत सपोर्ट था बड़े जमींदारों, जोतेदारों, जागीरदारों का। तो वो ना एक ही साथ वो कैसे जमींदार, जोतेदार, जागीरदार को भी खुश करे और किसानों को भी खुश करे, ये उनकी समस्या थी। इसके चलते वो एकदम नट की तरह जो है बैलेंसिंग करते रहते थे, और उसमें कभी किसान नाराज हो जाते थे और कभी जमींदार नाराज हो जाते थे। लेकिन ये सब समस्या कम्युनिस्टों के साथ नहीं थी। वो एकदम फ्री थे, एकदम सीधा वो समतावादी समाज,
यूटोपिक जो मार्क्स का था, क्लासलेस स्टेटलेस समाज, उस टाइप का लाने के लिए आंदोलन करते थे। तो बाद में किसानों को कम्युनिस्ट ज्यादा भाने लगे, क्योंकि वो कहते थे तुम वायलेंस भी कर सकते हो, और वो जमींदारों जोतेदारों से बिल्कुल वो उनको कोई नाता नहीं था। तो अधिक से अधिक किसान का आंदोलन कम्युनिस्ट सपोर्टेड होने लगा। और इससे ये भी समझिए कि क्यों आजादी के बाद कम्युनिस्ट जो है वो किसानों के आंदोलन को एक बहुत एक्सट्रीम पे ले गए, जिसको हम नक्सल मूवमेंट कहते हैं। वहां नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ और वो साउथ में भी फैल गया। तो वो वही चीज की शुरुआत यहां से हो जाती है, तेभागा और तेलंगाना मूवमेंट से। आपको ये समझना चाहिए। तो कम्युनिस्ट कैडर के द्वारा इसका जो है, और वहां पे बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कम्युनिस्ट ने। तो बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा के बैनर तले ये सारा तेभागा मूवमेंट हुआ था। इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त हुआ। यहां पे करीब 40% जो बटाईदार थे, बागरदार, उनको रिलीफ मिला। उनको लैंड होल्डर खुद ही बोले कि भाई तू हमको 130 दे। इसके अलावा एक ईस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसमें उनके टेनेंसी राइट बागरदार के सुरक्षित किए गए और उनको काफी सारे रिलीफ दिए गए। और आजादी के बाद तो आपको पता है कि जमींदारी सिस्टम को ही जो है कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दिया। तो तेभागा मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो, जैसा मैंने बताया कि इसकी ये एक तरह से जड़ है और कारण है कैसे नक्सल मूवमेंट बंगाल में शुरू हुआ, और कैसे जो है ये वायलेंट जो माओइस्ट मूवमेंट आप किसानों के बीच में कहते हैं, उसकी भी शुरुआत का ये एक तरह से ऑफशूट था, या कह लीजिए फर्स्ट इंडिकेशन था। तेलंगाना मूवमेंट भी उसी तरह का हुआ जैसे कि अब तेभागा मूवमेंट, और ये भी जो आप अभी देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो नक्सल मूवमेंट किसानों के बीच में है, उसकी जड़ यहीं से शुरुआत होती है। इसका टाइमलाइन आप देख सकते हैं कि 1952 तक चली जाती है। 46 से शुरुआत तो इसके तेभागा के साथ ही हुई थी। इसका एरिया अभी का जो तेलंगाना हैदराबाद है वो था, और जो निजाम ऑफ हैदराबाद का जो एरिया उस समय होता था वो था। ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ तो 1946 में, लेकिन ये तुरंत ही जो है वारंगल, बिदर डिस्ट्रिक्ट इन सब में फैल गया और पूरा तेलंगाना रीजन को इसने इनगल्फ कर लिया। मेन ग्रीवांस यहाँ पे क्या था कि वहां पे दो टाइप की लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी। एक जो है वो रैयतवारी का ही एक फॉर्म था, आप उसका नाम देख लीजिएगा, उससे लोगों को कम शिकायत थी। दूसरा जो है हैदराबाद के निजाम का जागीरदारी सिस्टम था। उसमें निजाम करते क्या थे कि जागीरदार नियुक्त करते थे जो उनके बिहाफ में लैंड रेवेन्यू वसूलता था। वो जमींदार हो गए, बड़े जमींदार, और जागीरदार की सारी जमीन मानी जाती थी, और किसान जो है उसके बटाईदार के तौर पे खेती करता था। वही जो जोतेदार और किसान का रिलेशन था वही जागीरदार किसान का हो गया। तो और वो लैंड रेंट काफी वसूलते थे। अपना उनका कचहरी होता था, पुलिस होता था, डंडा मारते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, और वो फोर्स लेबर बेगार भी करवाते थे। बोलते थे तुमको हमको जबरदस्ती, चूंकि तुम हमारे लैंड पे तुम जो है खेती करते हो, तो तुमको बच्चे और तुम्हारी बीवी सबको मेरे घर में काम करना होगा मुफ्त में। और इसके अलावा वो जागीरदार कई बार जो है कुछ लोन देते थे, यदि वो नहीं चुकता कर पाते थे तो उसके बदले में भी जो है वो फोर्स लेबर लेते थे। तो एक तरह से किसान इतने चरमरा गए थे कि पहले तो तुम उतना टैक्स दो, फिर उसके लिए बेगार खटो, पूरे परिवार तुम्हारे सेवा में लगे हुआ, फिर डंडा भी मारो। इसके अलावा जो मनी लेंडर जो थे वो तो अलग ही परेशान करते थे जागीरदार के साथ मिल करके। तो और जो रेवेन्यू ऑफिशियल जो होंगे, राजकाराज जो थे उस समय में, पुलिस कहलाता था, राजकार नाम था उसका निजाम का, सब मिल करके किसान को एक तरह से सुपर एक्सप्लॉइट करते थे। तो इन सब का गुस्सा जो है वो 1946 में भड़क गया, और वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर किसानों ने शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पीपुल्स कमेटी बना लिया। ये कमेटी ने पूरे लैंड को अपने कब्जे में ले लिया, जैसे अभी नक्सल लोग लेते हैं, और अपना ओन आर्मी बना लिया उन्होंने, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन पैनल। देख सकते हैं आपकी कैसे नक्सल मूवमेंट टाइप का हो गया। और ये जो आर्म रेजिस्टेंस था ये 1950 तक चला। बाद में इंडियन आर्मी को जो है इसको शांत करना पड़ा, और राजकारा का इतना बुरा रोल इसमें था। एक प्राइवेट मिलिशिया जैसा था वो निजाम का, उसमें नाम भी मैंने दिया है कौन राजकारा को चलाते थे। अभी आपको याद आएगा कि रसिया में भी इसी तरीके से उसका नाम देख लीजिएगा। वो प्राइवेट मिलिशिया जो है वो लड़ाई भी करते हैं यूक्रेन में, तो उसके भी ओनर का नाम आप पढ़ सकते हैं। उसी टाइप की यहाँ व्यवस्था थी कि ये कोई सरकारी पुलिस नहीं है, प्राइवेट पुलिस है जो सरकार के लिए काम करती है। वो काफी जुल्म करते थे, और राजकारा का जो है निजाम को जब हम लोगों ने मिलाया था तो उसमें भी उसका रोल बहुत ऑपरेसिव था, और जनता को उन्होंने बहुत सताया था। तो वो भी इस मूवमेंट में उनका निगेटिव रोल था, और ये भी जो है कम्युनिस्ट कैडर के द्वारा सपोर्टेड था। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है माओइस्ट कम्युनिस्ट जो है पीजेंट मूवमेंट को में घुसते हैं और कैसे उसको नक्सल की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए आउटकम और इंपैक्ट जो इसका हुआ
वो कोई खास टेंजेबल गेन तो इसमें हुआ नहीं इस टाइप कुछ भी, क्योंकि इतना वायलेंट हो गया था कि उसको सप्रेस करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को भी, और इसमें जो है थाउजेंड ऑफ कम्युनिस्ट और पीजेंट मारे गए। लेकिन ये सबसे रिवोल्यूशनरी और वायलेंट पीजेंट मूवमेंट रहा, और जिसने नक्सलाइट मूवमेंट को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एरिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। ये इसका एक तरह से इंपैक्ट कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो मैं हमेशा करता हूं, इससे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट डिस्क्राइबिंग एनी टू रेडिकल पीजेंट मूवमेंट इन द कॉलोनियल इंडिया। तो आप तेभागा और तेलंगाना लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा मैंने मटेरियल दिया है, आपका काम हो जाएगा। उसके फीचर्स लिख दीजिए, उसका इंपैक्ट लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। डिस्क्राइब एनी टू प्रोमिनेंट ट्राइबल मूवमेंट, ये तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3-4 ट्राइबल मूवमेंट बताएंगे, उसमें से 2 लिख दीजिएगा। इलॉबरेट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड पीजेंट मूवमेंट कॉलोनियल इंडिया। मतलब इसमें आपको बताना है कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सिस्टम कारण बन गए पीजेंट मूवमेंट का, और फिर 1-2 पीजेंट मूवमेंट का जो है आप जिक्र कर दीजिएगा, लाइक तेभागा कर दीजिए, और रैयतवारी करना है तो डेक्कन कर दीजिए। डिस्कस द काउजेज इंपैक्ट एंड रीजन फॉर द पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मैंने जो शुरू में बताया है ना, जनरल जो कारण थे, कैसे एग्रीकल्चर को रियून किया गया, कैसे आर्टिजन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट को रियून किया गया, कैसे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को रियून करने से कैसे जो है अधिक से अधिक कारीगर जो है लैंडलेस किसान बनकर के लैंड पे बोझ बढ़ा, तो और कैसे जो है फॉरेस्ट लॉ से ट्राइबल को हार्म हुआ, कैसे मनी लेंडर और मर्चेंट ट्रेडर के गांव में घुस जाने से जो वहां का जो मनीड इकोनॉमी बना, जिसको आप कह सकते हैं काफी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेटिव एंड इम्पर्सनल सॉर्ट ऑफ सोशल अरेंजमेंट, उससे कैसे जो है गांव की जो पहले की व्यवस्था थी वो एक तरह से छिन्न भिन्न हुई, और उससे कैसे एजिटेशन हुआ, ये सब आपको इसमें लिखना है। हाउ पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट वेयर लिंक टू नेशनल मूवमेंट, ये मैंने आपको बताया, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आएंगे इस वीडियो से आप पूरी तरह टैकल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और आपको पता भी नहीं होगा कि इस वीडियो को लाने के लिए जो मैंने मशक्कत की है, ये एकदम टाइम के अगेंस्ट मैंने लाया है। मेरे पास में 0 टाइम था, और मैंने लड़ा है, टाइम को निकाला है, जिससे कि एटलीस्ट मैं आपको कुछ सोशल मूवमेंट वाला कवर कर दूं। 6 मार्च जो मुझे बताया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, और एग्जाम तो खैर बाद में भी होंगे दूसरे यूनिवर्सिटीज के, लेकिन 1-2 वीडियो और ला करके मैं डेफिनेटली इसको 6 मार्च के पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो प्रोबेबल क्वेश्चन पे मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे और एक इसी पे कॉलोनाइजेशन एंड नेशनलिज्म पे। तो वो जस्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले होगी, आपको थोड़ी बहुत हेल्प होगी। और मैं फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि यदि अभी तक आपने एग्जाम गाइड नहीं डाउनलोड किया है तो आप बहुत बड़ा रिसोर्स को मिस कर रहे हैं। एक रात में भी आप पढ़ के काफी नंबर ज्यादा ला सकते हैं। ये यहाँ लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द ट्राइबल मूवमेंट लेकर के, मे बी कल ही। तब तक के लिए विदा।